हेलो एवरीवन, वेलकम टू द थर्ड सेशन ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अभी तक रेशियो और प्रोपोर्शन के दो सेशन में हमने पहले सेशन में तो बेसिक क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट्स देखे थे। दूसरे सेशन में थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे और आज एडवांस लेवल के कुछ एक क्वेश्चन हैं। इसमें भी बेसिक क्वेश्चन भी हैं बट कुछ एक एडवांस क्वेश्चन भी हैं। तो ये सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन इस सेशन में लिए गए हैं। तो देखिए शुरू से। अभी हम क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इस सेशन का, इफ़ a बाई बी इज इक्वल टू 1/3, b बाई सी इज इक्वल टू 2। यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब इसको 2/1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। c बाई डी इज इक्वल टू 1/2, d बाई ई इज इक्वल टू, यहाँ पर अगेन हम 3/1 लिखेंगे। इसी तरह से e बाई एफ दिया हुआ है 1/4। वाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए बी सी अपॉन डी ई एफ। इस चीज़ को निकालने के लिए पहले हमें क्या निकालनी पड़ेगी, ए बी सी डी ई एफ इन सब का कंबाइंड रेशियो निकालना पड़ेगा, कंबाइंड वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो वो कैसे निकालेंगे, तो ये चीज़ें हमने पहले देख रखी है, एक बार वापस से निकालते हैं कैसे। ए बी सी डी ई और एफ इस तरह से दिया हुआ है। इसमें सबसे पहले वैल्यू पुट करते जाते हैं जो क्वेश्चन में दे रखी है। यहाँ पर दे रखी है a/b 1/3, हम a के नीचे 1, b के नीचे 3, b/c 2/1, b के नीचे 2, c के नीचे 1, इस तरह से लिखा। c/d इज इक्वल टू 1/2, यानी ये 1/2 लिख दिया। d/e 3/1, यहाँ पर 3/1 लिख दिया। e/f 1/4, यहाँ पर ये 1/4 लिख दिया। अब इसको हम कंबाइंड रूप में अब लिखते हैं। कैसे लिखेंगे, ये चीज़ें मैंने पहले भी बताई कि किस तरह से लिखना होता है। जो एंटीसीडेंट पार्ट होते हैं, जो रेशियो से पहले आते हैं, वो सारे चीज़ों का सिर्फ सिंगल टाइम यूज़ करना है। इस हिसाब से हम बनाएंगे। तो पहला काम होगा इन सब को क्रॉस में मल्टीप्लाई करते जाना। यहाँ से जो भी नीचे तक आएंगे इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे। 1/2 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 1, ये चीज़ें बताएंगी ए को। ए कितना हो जाएगा 6, ठीक है। आगे देखेंगे इन चीज़ों का, इसका यूज ख़त्म। अब आगे बढ़ेंगे तो 3/2 और फिर बाकी यहाँ से फिर इस तरह से नीचे की तरफ 3/2 6, 6 3 जार 18, ये हो गया 18, इसका भी यूज ख़त्म। नेक्स्ट इस तरह से नीचे आएंगे, फिर यहाँ से नीचे और अगेन यहाँ से देखिए 3/1 1, 3 हो गए, 3/3 9, यहाँ पर भी 9, आगे इसका यूज ख़त्म। इसी तरह से आगे सॉल्व करते जाएंगे तो देखो 3 दूनी 6, 6 तो ये 18, ये 18 हो गया। आगे 3 दूनी 6 और ये 1 6, 3 दूनी 6 और चौके 24। तो कंबाइंडली हमको जो पता चला a/b/c/d/f हमें पता चल गया 6/8/9/18/6/24। अभी देखो ये 3 से डिविजिबल है, तो इसको एक बार 3 से डिवाइड करते हैं सबको। 3 से इन सबको डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा, 2/6/3/6/2 और 8, यही चीज़ें आ रही है। 3 से सबको डिवाइड कर दिया हमने, क्योंकि ये रेशियो क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, अपने सबसे छोटे फॉर्म में होता है। तो हमने क्या किया, इन सबको 3 से डिवाइड किया। 3 से डिवाइड करने के बाद ABCDEF का रेशियो हमें पता चल गया 2/6/3/6/2/8। अब हमें जिस चीज़ के बारे में पूछा गया है, हम उन चीज़ों में सिर्फ वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू कैसे पुट करना है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ABC/DEF। ABC ये तीनों था, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 2/6/3। तो ये चीज़ें लिखी हमने ABC। फिर लिखा हुआ है DEF, DEF से भाग देना है, तो यानी 6/2/8, इन चीज़ों से भाग देना है। अब बस इसे सॉल्व करना है। तो ये 6 और 2, ये 6 और 2 ये कैंसिल आउट हो गई, बच गया मेरे पास 3/8। तो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर इस चीज़ का आंसर। तो ये था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। इस क्वेश्चन में और कोई भी शॉर्ट ट्रिक यूज नहीं कर सकते, क्योंकि पहले हमको कंबाइंड रूप से हमें ABCDEF के बीच का रिलेशन निकालना होता, तभी जा कर के हम पुट कर सकते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन को मैंने पहले भी करा रखा है, बट वहाँ पर क्या था, इन सब का सम इक्वल आ रहा था। यहाँ पर ये थोड़ा सा डिफरेंट है, देखेंगे कैसे सॉल्व करना है इसको। यहाँ पर A/B/C लिखा है, तो हम इसको डायरेक्ट फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं A/B+C, और इसको हम लिखेंगे 2/3, ठीक है। नेक्स्ट है B/C+A, यानी B/C+A, ये लिखा हुआ है 3/4। और क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है, ये देखिएगा, C
का रेशियो पूछा गया है ए प्लस बी से कि क्या रेशियो होगा सी का ए प्लस बी के साथ। इस क्वेश्चन को करने का तरीका देखना है कि क्या होता है। पहले ये देखेंगे कि दोनों इक्वेशन जो यहाँ पर ऊपर और नीचे, ये देखिए ऊपर में क्या है ए प्लस बी प्लस सी, और नीचे में भी क्या है बी प्लस सी प्लस ए, यानी नीचे भी ए प्लस बी प्लस सी है, ऊपर भी ए प्लस बी प्लस सी है। इन चीज़ों को इक्वेट करना है। क्यों इक्वेट करना है? क्योंकि ऊपर में भी ए बी सी ही है और नीचे में भी ए बी सी है, यानी कि जो वैल्यू ऊपर में ए बी सी की होगी वही वैल्यू नीचे में भी ए बी सी की होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन एक ही है, एक ही चीज़ में सबकी सेम वैल्यू होनी चाहिए, मतलब ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दोनों तरफ सेम होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखते हैं कि ए की वैल्यू 2, बी प्लस सी की वैल्यू 3, यानी ए बी सी का सम यहाँ पर देखते हैं हम। टोटल अगर ए बी सी का सम देखते हैं तो यहाँ 5 होता है, और नीचे में इसका सम देखते हैं तो ये 7 होता है। तो ये दोनों चीज़ें इक्वल नहीं है। इक्वल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ऊपर में अगर 7 से मल्टीप्लाई कर दें और नीचे में अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दें, तब ये चीज़ें जा कर के इक्वल हो जाएंगी। ये समझना है। अगर ऊपर में हमने 7 से मल्टीप्लाई किया और नीचे में आकर के हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये सारी चीज़ें इक्वल हो जाएगी। देखो ऊपर में अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर में 7 से मल्टीप्लाई करो तो 7 गुना 2 14 और 7 गुना 3 21, ठीक है। नीचे में 5 से मल्टीप्लाई करना, 5 3 15 और 5 चौके 20। अब इन सब का सम तो हमें पता है कि देखो 35 हो गए ना। यहाँ पर भी देखो इन सब का सम कितना हो रहा है 35, और नीचे भी इन सब का सम कितना हो रहा है 35। अब जाकर के ए बी और सी, ऊपर वाले में भी ए बी सी का सम 35, नीचे में भी ए प्लस बी प्लस सी 35। इसका मतलब अब ये चीज़ें इक्वल हो गई है। अब डायरेक्ट हम इसको इक्वेट कर सकते हैं। कैसे इक्वेट करना है ये देखना है। देखो ए के सामने में क्या दिख रहा है 14, यानी ए की वैल्यू कितनी 14। बी के सामने में क्या दिख रहा है? बी के सामने में डायरेक्ट दिख रहा है 15, यानी बी की वैल्यू 15। अब देखो ए की वैल्यू यहाँ से 14 थी, ए की जगह पर अगर हम 14 रखेंगे और ए प्लस सी इज इक्वल टू 20 था, तो सी इज इक्वल टू कितना होना चाहिए 6 होना चाहिए क्या? क्योंकि ए प्लस सी मिला करके 20 होना चाहिए, और ए की वैल्यू 14 है तो सी के जगह पर 6 रखेंगे। अब सबकी वैल्यू हमें पता चल गई कि क्या क्या थी। ए की वैल्यू पता चल गई 14, बी की वैल्यू पता चल गई 15 और सी की वैल्यू पता चल गई 6। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था सी इज टू ए प्लस बी, तो डायरेक्टली हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हैं। कैसे वैल्यू पुट करेंगे? तो सी की जगह पर हमने 6 रखा और ए प्लस बी की जगह पर 14 प्लस 15 रख दिया। 14 प्लस 15 क्या हो जाएगा 29। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 6 इज टू 29। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन को करने का तरीका था इसे, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। इफ 5x स्क्वायर माइनस 13xy प्लस 6y स्क्वायर इज इक्वल टू इतना, देन x इज टू वाई। देखो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका होगा, जो बेस्ट अप्रोच होगा, जो इस तरीके से हम एग्जाम में इसको अटैम्प्ट करेंगे, वो तरीका देखते हैं। देखो ये डायरेक्ट x इज टू वाई पूछा है। x इज टू वाई अगर पूछा है तो डायरेक्ट हम ऑप्शन से कोई वैल्यू उठा करके हम रख देंगे, तो सबसे आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ऑप्शन में अगर x और y के वैल्यू रखने पर ये चीज़ें सेटिस्फाई हो रही है, ऑप्शन से कोई भी वैल्यू x और y का उठा करके रखेंगे, अगर ये चीज़ें सेटिस्फाई कर रही है, सेटिस्फाई करने का मतलब अगर x और y की वैल्यू को हमने यहाँ पर पुट किया, इस साइड का जो मान आएगा LHS का जो मान है वही मान अगर RHS में भी हो तो ये चीज़ें सेटिस्फाइड कहलाएंगी। तो एक बार सॉल्यूशन के लिए पहले ऑप्शन पर देखते हैं। देखो 5:3, 1:2, 3:5, 2:1। ये देखो ओनली 2:1 है, ओनली 3:5 है, और इसी चीज़ को यहाँ पर ऊपर में ऑप्शन में भी लिखा हुआ है। तो एक बार हम ऊपर से हम ट्राई करते हैं। ऊपर से ट्राई करने का मतलब ए नंबर ऑप्शन से हम पुट करना स्टार्ट करते हैं। x इज टू वाई, यानी कि पहला नंबर x होगा और दूसरा नंबर y होगा। ये समझ में आया? पहला नंबर x होगा, दूसरा नंबर y होगा। छोटी चीज़ों से पुट करना स्टार्ट करते हैं, यानी कि 1:2 से पुट करते हैं। तो 5 इंटू एक्स की जगह पर क्या लिखेंगे 1, क्योंकि x के वैल्यू यहाँ पर 1 है। x की जगह पर हमने 1 रखा। 13 इंटू एक्स की जगह पर 1 और y की जगह पर क्या रखा 2, और प्लस में 6 इंटू वाई का स्क्वायर। y का स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर। ये चीज़ें होनी किसके बराबर चाहिए? 0 के बराबर। अगर 0 के बराबर होती है ये वैल्यू सेटिस्फाई करेगी। देखो एक बार सॉल्व करके, ये 5 हो गया, 13 दूनी 26 हो गया, और प्लस 2 दूनी 4 और 6 के 24 हो गया। 24 और 5 29, और 29 माइनस 6 कितना, 29 माइनस 26 कितना 3, और ये 0 है इस साइड। तो ये वैल्यू क्या हो रही है? सेटिस्फाई हो रही है क्या? नहीं। इसका मतलब जहाँ पर 1:2 ऑप्शन होगा वो ऑप्शन पूरी तरह से ख़त्म हो गया।
ये चीज़ें समझ में आई, यानी ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा इस चीज़ का आंसर। तो अब कौन सा होगा? तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। दूसरा ऑप्शन चेक करने के लिए देखो यहाँ पर 2:1 अगर रख कर है, इस बार हम डायरेक्ट रखते हैं वैल्यू। कैसे रखते हैं देखो, 5x² माइनस 13xy प्लस 6y² इज इक्वल टू 0। इसमें 2:1 रखो, यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 पंचे 20 माइनस देखो 13 दूनी 26 प्लस 6y², y की वैल्यू 1 यानी कि 6। अब देखो 20 और 6 26, और 26 माइनस 26 कितना हो रहा है? 0। यहाँ पर LHS जो लेफ्ट हैंड साइड था वो भी 0 और राइट हैंड साइड ये भी 0, यानी कि ये वैल्यू रखने पर ये चीज़ें क्या हो रही है? सेटिस्फाई हो रही है। अगर ये चीज़ें सेटिस्फाई हो रही है तो ये आंसर हो सकता है। ठीक है, अब ये आंसर हो सकता है, इट मीन्स ये भी अभी देखो कंफर्म अभी यहाँ पर भी नहीं है। हो सकता है कि ये चीज़ें अगर सेटिस्फाई नहीं करे तो आंसर हमारा सी नंबर हो जाए। अगर ये चीज़ें भी सेटिस्फाई कर जाएगी तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर 3:5 को भी पुट करके देखते हैं इसी वैल्यू में। तो देखो 5 गुना 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 और माइनस 13 पंचे 65, 13 पंचे 65 दिया कितना होता है? 195। 6y² y मतलब 5, 5 गुना 5 25 और 6 के 150। अब देखो 150 और 45 कितना? 195, और 195 माइनस 195 क्या होता है? 0। इसका मतलब ये चीज़ें भी सेटिस्फाई कर रही है इस चीज़ को। 3:5 भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो कौन सा आंसर होगा? अगर 2:1 और 3:5 ये दोनों चीज़ें इसको सेटिस्फाई कर रही है तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी। अगर 3:5 सेटिस्फाई नहीं करता तो इसका आंसर क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये इस क्वेश्चन को करने का, एग्जाम में अटेम्प्ट करने का ये बेस्ट अप्रोच होता। ठीक है, क्योंकि डिटेल से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा फिर वो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। ये क्वेश्चन है y/z/x/xy दिया हुआ है और xyz 0 के बराबर नहीं है, तो वैल्यू पूछी जा रही है किसकी? देखो इसको पहले सॉल्व करते हैं। x अपॉन में yz, इस भाग को अगर हम गुना में चेंज करते हैं, इस भाग को अगर गुना में चेंज करते हैं तो ये सामने वाला चीज़ें क्या होता है? चेंज हो जाता है, यानी कि जो अंश रहता है वो हर में और जो हर रहता है वो अंश में चेंज हो जाता है। क्यों होता है ये भी देख लेते हैं एक बार फटाफट। देखो इस भाग का मतलब क्या हुआ कि x अपॉन वाई जेड, ये चीज़ें भाग में है किसके साथ? तो y अपॉन जेड एक्स के साथ। अब ये चीज़ें अगर उल्टा करके हम यहाँ पर लिखें, इसके सामने लिखें तो क्या लिखा जाएगा? पहले जेड एक्स लिखा जाएगा और फिर अपॉन में y होगा। तो इसी चीज़ को क्या किया हमने? उल्टा करके यहाँ पर लिख दिया। तो उसी चीज़ के लिए हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिखते भी हैं। अगर कोई चीज़ें भाग में लिखी हुई है, अगर उसको हमको गुना के फॉर्म में लिखना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं? सिर्फ उसके अंश को हर से चेंज कर देते हैं और हर को अंश से चेंज कर देते हैं, तो वो चीज़ें क्या हो जाती है? गुना में आ जाती है। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो जेड और जेड कैंसिल आउट हो गया और बच क्या गया? x² और y²। यानी कि क्वेश्चन का वैल्यू हमसे पूछा गया कि x² इज टू y² क्या होगा, और हमारे पास दिया हुआ है xy, xy, yz और zx, इन सब की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में 3:1:2। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और हमें x² निकालना है। x² कैसे आएगा? जब इसमें से x, y और z इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तभी जाकर के हमें x² आएगा। और x² कैसे आएगा? ये देखो यहाँ पर x है और यहाँ पर x है, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? देखो xy इंटू में zx, तभी तो यहाँ से x और x इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर x² आएगा। इसमें देखना एक एक्स्ट्रा टर्म क्या आ जाता है? yz, लेकिन yz की वैल्यू भी हमारे पास दी गई है, इसीलिए हम yz से इसको भाग दे देते हैं। ठीक है, yz से जब हम भाग देंगे तो हम इसको क्या लिखेंगे? 3:2 और अपॉन yz की वैल्यू क्या है? 1। इट मीन्स ये 6 हो जाएगा, और ये 6 किस चीज़ का वैल्यू आया? x² का। ये चीज़ें समझ में आई? आसान सी चीज़ है, बस इसमें ध्यान ये देना है कि हमें निकालनी है x², तो x यहाँ पर है और x यहाँ पर है। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तब जा कर के हमारे पास x² निकल करके आएगा। लेकिन जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर y और ये जो z, ये दोनों चीज़ें एक्स्ट्रा बच जाती है, और इस चीज़ को हटाना था हमें, तो इस चीज़ से हमने भाग दे दिया yz से। ठीक है, ये सिंपल सा था। अब इसी में आगे हमको निकालना क्या है? y² निकालने के लिए देखो तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई अब कर दो, xy इंटू में yz
और भाग दे देंगे जेड एक्स से। क्यों दिए जेड एक्स से? क्योंकि जेड और एक्स यहाँ पर एक्स्ट्रा आ रहा था, ये चीज़ें सॉल्व करनी थी हमें। अब देखो इन दोनों को हमने गुना किया तो 3 × 1 और अपॉन में 2, इट मीन्स 3/2, ये वाई स्क्वायर की वैल्यू हो गई। अब हमें निकालनी इस चीज़ की वैल्यू थी, डायरेक्ट हम वैल्यू पुट कर देंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 6 और वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकली हमारे से 3/2। 3/2 को हम यहाँ पर 2 को ऊपर लिखते हैं। इसको जब हमने सॉल्व किया तो ये चीज़ें आई हमारे पास 4:1, यानी एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4:1। क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। और देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी में, है ना। अगला क्वेश्चन है एज टू बी ये क्वेश्चन देखो, 1 मिनट, सॉरी, पिछला क्वेश्चन देखना। इसमें एक तो ये तरीका से अभी निकाल लिया हमने, और कौन से तरीके से निकाल सकते थे हम इसको? चलो इसमें वैल्यू पुटिंग थोड़ा सा लंबा होगा, तो हम डायरेक्ट इसी तरीके से निकाल लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ए इज टू बी दिया हुआ है हमें, ए सी और बी डी पूछा जा रहा है। ठीक है, ए इज टू बी दिया हुआ है हमें 5:7 और सी इज टू डी दिया हुआ है हमारे पास 2A इज टू 3B। यानी कि जो सी की वैल्यू है ना वो ए की दुगुनी है। 2A का मतलब क्या हुआ कि ये जो टर्म है ए, इसका दुगुना है सी। सी जो है वो ए का दुगुना है, तो हम इस ए की वैल्यू जो ये 5 है, इस 5 को हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं क्या? तो अगर यहाँ पर हमने ए की जगह पर ए की वैल्यू को अगर हमने पुट कर दिया तो यहाँ पर ये चीज़ें हो गई 10। इसी तरह से बी की वैल्यू भी रख दी हमने, तो ये हो जाएंगे 21। अब हमें पता चल गया ए इज टू बी कितना है 5:7 और सी इज टू डी जो है वो है 10:21। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है देखना, ए सी इज टू बी डी, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना। ए सी इज टू बी डी ये हो जाएगा 10 × 5 50 और 21 सतह कितना होता है 147, यानी 50:147। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। समझ में आया? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। तो ये क्वेश्चन है इज टू बी सी इज टू डी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और अपॉन में सी स्क्वायर डी स्क्वायर, इस चीज़ की वैल्यू पूछी जा रही है हमें। देखो ऐसे क्वेश्चन जो होंगे ये सबसे आसान से तरीके होंगे। इस क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका जो होगा यहाँ पर होगा, वैल्यू पुट करेंगे इस क्वेश्चन में। तो कैसे सॉल्व होगा देखो, ऐसे ही वैल्यू पुट करो, जो चीज़ें ये प्रोपोर्शन में हो। प्रोपोर्शन में होने का मतलब दोनों रेशियो बराबर होने चाहिए दोनों साइड। मान लो अगर हमने इसको 1:2 पुट किया और इसको हमने 3:6 पुट किया, तो क्या चीज़ें ये चीज़ें क्या सेटिस्फाई कर रही है? देखो इस साइड भी 1:2, इस साइड भी 1:2, यानी यही चीज़ें आगे भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, करनी चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पर 1:2 था, यहाँ पर भी 1:2 था। इसका मतलब ए की वैल्यू हमने 1 मानी, बी की वैल्यू हमने 2 मानी, सी की वैल्यू हमने 3 मानी और डी की वैल्यू हमने क्या मानी 6 मानी। इसी चीज़ को हम क्वेश्चन में पुट करते हैं। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, और ओवर क्या है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यानी कि 3 स्क्वायर प्लस में 6 स्क्वायर। ऊपर में वैल्यू हो गई 5, नीचे में हो गई 36 और 9 45, यानी कि 5/45। इट मीन्स 1/9। अब देखना कि कौन से ऑप्शन में हम वैल्यू पुट करेंगे ए और बी और सी और डी का, जो कि आंसर 1/9 आए। अब देखो ये पहला नंबर ऑप्शन तो है नहीं, दूसरा नंबर ऑप्शन में देखना ए प्लस बी को हमने किया 3, सी प्लस डी 6 और 3 9, 3/9 यानी 1/3। ये चीज़ें 1/9 के बराबर नहीं है, आंसर ये नहीं होगा। ए माइनस बी -1, सी माइनस डी -3, ये भी नहीं होगा। ए इंटू बी 2, सी इंटू डी 6×18, 2/18। इट मीन्स ये 1/9 है, इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम वैल्यू पुटिंग से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे आसान तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का वैल्यू पुटिंग है। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। अगर हम इसमें वैल्यू पुटिंग के अलावा अगर कोई और तरीका लगाते हैं तो ये थोड़ा सा लेंदी होगा सवाल को सॉल्व करना, तो लेंदी के प्रोसेस में हम जाएंगे नहीं, फॉर्म में हम जाएंगे नहीं। ठीक है, तो हम डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। सपोज दैट ए बी सी डी ई एफ
नॉट इक्वल टू 2 और 6 पॉजिटिव रियल नंबर ए बी सी डी ई एफ, ये सारी की वैल्यू दे रखी है 2:3। तो पूछा जा रहा है 3e-4/3f-6 कैन नेवर बी इक्वल टू एनी टर्म। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन भी हमने कल किया था। इससे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करें इससे पहले हम इसका एक कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। ये जो प्रोपोर्शन का एक कॉन्सेप्ट आएगा इसके बीच, प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट हमने पिछले सेशन में भी बताया कि क्या चीज़ें होती है। जैसे मान लीजिए a/b, c/d, e/f, ये कोई टर्म दे रखा है हमें, ये कोई रेशियो दे रखी है, इसके बराबर में हमने माना कि कोई कांस्टेंट मान लिया कि, तो ये के किन चीज़ों के बराबर हो सकती है। ये जो वैल्यू दे रखी है a/b बराबर c/d इज इक्वल टू e/f, ये चीज़ें किन किन चीज़ों के बराबर होती है, ये चीज़ें हमें पहले देखनी चाहिए। तो ये चीज़ें बराबर होंगी अगर हम इन दोनों टर्म में जैसे x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, xa प्लस yc प्लस ze बराबर बटे में लिखेंगे हम xb प्लस yd प्लस zf, ये चीज़ें बराबर होंगी, ये सारी की सारी चीज़ें बराबर होंगी एक दूसरे के। ठीक है, अगला इसी में एक और चीज़ ऐड कर सकते हैं हम, x a की कोई भी पावर ले लीजिए, कोई भी पावर मान लेते हैं n पावर है, फिर इसी तरह से y c की पावर n, z e की पावर n, और ओवर होगा x b की पावर n प्लस y d की पावर n प्लस z f की पावर n, इन सब के पावर 1/n। ये सारी की सारी चीज़ें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ये इक्वल कैसे होती हैं, हम एक चीज़ एक बना करके बताते हैं एग्जाम्पल से। जैसे इसको सॉल्व करते हैं, पहला नंबर सॉल्व करते हैं, सिंपल सा है। पहला नंबर सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ए की अगर वैल्यू निकालनी होगी हमें, ए की बराबर ए की अगर वैल्यू निकालेंगे तो ए के जगह पर हम क्या लिखेंगे, एक बार बताइएगा, के इंटू बी लिखेंगे क्या। देखिए a/b इज इक्वल टू हमने के लिखा है यहाँ, ठीक है, तो a की वैल्यू अगर निकालेंगे तो k इंटू बी लिखेंगे। इसी तरह से अगर हम c की वैल्यू निकालने गए तो c की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या k इंटू डी लिखेंगे क्या। अगर हम e की वैल्यू निकालने जा रहे हैं तो इसके जगह पर हम k इंटू एफ लिखेंगे क्या। अब अपनी मर्जी से अगर हम दोनों तरफ कुछ एक चीज़ों से मल्टीप्लाई करते जाते हैं, जैसे यहाँ पर हमने x से मल्टीप्लाई किया था x में, तो x वाले टर्म में हम a वाले टर्म में हम x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें हम y से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इसमें हम z से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए इन चीज़ों पर कोई इम्पैक्ट पड़ेगा क्या, दोनों साइड अगर बराबर के दोनों साइड हम किसी चीज़ से गुना करते हैं, किसी चीज़ से भाग करते हैं, दोनों तरफ किसी चीज़ को घटाते हैं, दोनों तरफ किसी चीज़ को जोड़ते हैं, तो इस चीज़ का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, अब इन सब को जोड़ देते हैं, तो ये चीज़ें जुड़ने के बाद एक्स ए प्लस वाई सी प्लस जेड ई, यही चीज़ें बनी। अब देखिए बटे में इस साइड देखिए सब में के कॉमन है, अगर सबको हमने जोड़ दिया, सबको जोड़ दिया तो के कॉमन था, के को कॉमन अगर करेंगे तो के को अगर कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे पास, देखिए तो x इंटू बी, वाई इंटू डी और z इंटू एफ। ठीक है, यही चीज़ें निकल करके आएगी। यही देखिए इसी चीज़ को हमने यहाँ पर ये लिखा कि अगर हम डायरेक्ट इस चीज़ को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और दूसरी चीज़ें कैसे आएंगी, दूसरी चीज़ों को आने के लिए एक तरीका देखते हैं हम। यहाँ पर हम सेम चीज़ करते हैं, जैसे a इज इक्वल टू हमने लिखा था k इंटू बी, यहाँ तक कोई दिक्कत। c इज इक्वल टू हमने लिखा था k इंटू डी, e इज इक्वल टू लिखा था हमने k इज टू एफ। अब हम क्या कर रहे हैं कि दोनों के जैसे यहाँ पर हमने क्या किया, दोनों तरफ किसी चीज़ से मल्टीप्लाई किया, किसी चीज़ से मल्टीप्लाई किया, बार बार मल्टीप्लाई किया। जैसे मान लीजिए दोनों तरफ हमने स्क्वायर किया, अगर यहाँ पर स्क्वायर करा तो यहाँ पर भी स्क्वायर करना पड़ेगा और यहाँ पर भी स्क्वायर करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर स्क्वायर किया तो यहाँ पर दोनों तरफ स्क्वायर करा, सब जगह स्क्वायर किया। हम क्यूब भी कर सकते थे, स्क्वायर भी कर सकते हैं, कोई भी पावर इसका रख सकते थे। अब हमने क्या किया, दोनों तरफ खुद की मर्जी से हमने कुछ चीज़ें ऐड की, मतलब मल्टीप्लाई की किसी चीज़ से। दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई करी, दोनों तरफ y से मल्टीप्लाई करी, दोनों तरफ z से मल्टीप्लाई करी। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आया, देखिए तो x a स्क्वायर प्लस y c स्क्वायर
प्लस जेड ई स्क्वायर और ओवर होगा ये इस साइड देखिए सब जगह के स्क्वायर कॉमन है तो के स्क्वायर को हम बगल रख लेते हैं और नीचे लिखेंगे हम एक्स बी स्क्वायर वाई डी स्क्वायर और जेड एफ स्क्वायर, यही चीज़ें लिखेंगे। अब अगर हमें यहाँ से स्क्वायर हटाना है, के तरफ से अगर स्क्वायर हटाना है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर के की तरफ से हमें स्क्वायर हटानी है तो हमें यहाँ पर 1/2 लानी पड़ेगी। अगर ये स्क्वायर को हटाना है तो यही चीज़ें यहाँ पर आकर के बराबर के दूसरे साइड 1/2 हो जाएगी, यानी कि उतना रूट हो जाएगा उसका। तो यही चीज़ें हमने यहाँ पर लिखी कि ये चीज़ें सारी चीज़ें बराबर होंगी, a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी इज इक्वल टू ई बाई एफ। अगर ये चीज़ें दे रखी है तो हम इसी को लिख सकते हैं x इंटू ए प्लस वाई इंटू सी प्लस जेड इंटू ई और अपॉन में लिखेंगे हम x इज टू बी प्लस वाई इज टू डी प्लस जेड इज टू एफ। इसी को दूसरे फॉर्म में हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन भी हमने देख लिया, डिटेल्स में भी देख लिया कि ये चीज़ें आती कैसे ही है। अगर हमने यहाँ पर स्क्वायर की जगह इसका nth टर्म रखा होता तो यहाँ पर 1/n आता और सबकी पावर में n होती, ठीक है। ये चीज़ें समझ में आई, ये चीज़ें इसकी कॉन्सेप्ट थी। इसमें एक चीज़ आपने गौर किया होगा, देखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट सी चीज़ थी ये चीज़ें, गौर करने वाली चीज़ क्या थी कि अगर यहाँ पर x के कोफिशिएंट में a से गुना किया गया है तो x के नीचे जो b थी इसके भी कोफिशिएंट में x से ही गुना किया गया है। ये यूं कहें कि x अगर यहाँ पर पॉजिटिव x था तो नीचे भी पॉजिटिव x था, y पॉजिटिव है यहाँ भी y पॉजिटिव, z पॉजिटिव यहाँ भी z पॉजिटिव। देखिए सारे का सारे कोफिशिएंट सेम है, सेम रेशियो में है ना। यहाँ पर भी देखिए x x y y z z, ये चीज़ें ध्यान देने वाली चीज़ें थी। ये चीज़ें अगर हो रही है तो हमारा आंसर जो हमने कांस्टेंट टर्म माना था वही चीज़ें हो जाएगी। जैसे a बाई बी जो हमने कांस्टेंट टर्म यहाँ के माना था, इसका आंसर सिंपल सा के हो जाएगा। अगर इसी के जगह पर वैल्यू अगर 2/3 दे रखी होती तो हमारा आंसर क्या होता, 2/3 होता, अगर इनमें से किसी भी चीज़ का हमसे आंसर पूछा होता तो, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन था ये। अब इससे ये कॉन्सेप्ट आसान सा था। अब इस पर बेस्ड ये क्वेश्चन है, इस पर बेस्ड जो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर पहले आएंगे। देखिए यहाँ पर भी पूछा गया हमें 3e, देखिए e और f, यहाँ पर e और f है, इन दोनों का कोफिशिएंट क्या है, सेम सेम है ऊपर और नीचे, और ये 4/6, इसका रेशियो भी देख लीजिए 2:3 के फॉर्म में है, ठीक है। अब इसको देखते हैं कि हमें कौन सा हो सकता है। देखिए यहाँ पर अगर ऑप्शन में देखेंगे तो ये +1 +1 +1 +1 2:3, 3 और 3 बराबर है, 4 और 4 बराबर है, ये 2:3 के रेशियो में है, 3 और 3 बराबर है, 4 और 4 बराबर है 2:3 के रेशियो में। यहाँ पर भी देखिए 2 और 2 बराबर है, 7 और 7 बराबर है, बट यहाँ देखिए ये माइनस साइन है और नीचे में प्लस साइन है, और ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि ऊपर माइनस हो और नीचे प्लस हो और ये चीज़ें इसके इक्वल हो जाए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा कि ये चीज़ें कभी उसके इक्वल नहीं हो सकती, क्योंकि अभी अभी हमने जब डिटेल्स देखा, कॉन्सेप्ट को जब हम देख रहे थे, कॉन्सेप्ट में हमने क्या देखा कि ऊपर जिस चीज़ से मल्टीप्लाई किया हुआ है उसी चीज़ से नीचे भी मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। और इस क्वेश्चन में सिर्फ इस चीज़ को बताने के लिए हमने ये पूरा कॉन्सेप्ट भी बता दिया। एक्चुअल में ये कॉन्सेप्ट हमें प्रोपोर्शन जब बता रहे होते तब बताना था हमें, कोई नहीं, अगले सेशन में हम प्रोपोर्शन भी देखेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। ए इज टू बी इज इक्वल टू बी इज टू सी दिया हुआ है। यहाँ से देखिए ए बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी, ये चीज़ें हमें दे रखी है। इस चीज़ से हमें क्या सॉल्व करनी है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू होगा क्या, ए इज टू सी। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है ए टू द पावर 4 इज टू बी टू द पावर 4 क्या होगा। देखिए ए टू द पावर 4 इज टू बी स्क्वायर की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ए सी लिख सकते हैं, और इसको हम बी स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, बी स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख देंगे तो कोई दिक्कत, क्योंकि इसी बी स्क्वायर का तो मतलब बी स्क्वायर का होल स्क्वायर का मतलब ही तो हो गया बी टू द पावर 4। अब देखिए बी स्क्वायर की जगह पर हमें क्या लिखना चाहिए, क्योंकि बी स्क्वायर की वैल्यू क्वेश्चन में अभी हमने निकाला बी स्क्वायर की वैल्यू ए सी, यानी ए सी और इसी के स्क्वायर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए ए टू द पावर 4 और ये हो जाएगा ए स्क्वायर और इंटू में सी स्क्वायर, यहाँ से ए स्क्वायर और ये ए स्क्वायर कट जाएगा तो बचेगा क्या, ए स्क्वायर और इस टू में सी स्क्वायर। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये कैलकुलेशन बेस्ड था, थोड़ा सा काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है तो ऑप्शन भी याद रहते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी ऑप्शन में
सी स्क्वायर इज टू ए स्क्वायर होगा या ए स्क्वायर इज टू सी स्क्वायर होगा, ये चीज़ें थोड़ी सी कन्फ्यूज करेंगे, बट उसके लिए हमें पहले सॉल्व कर लेनी चाहिए, ज़्यादा आसान रहेगा। ठीक है, आसान था ये क्वेश्चन भी, बाकी वैल्यू पुटिंग से भी बनाया जा सकता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ए बी सी डी दिया हुआ है और दूसरे तरफ डी ई एफ दिया हुआ है। तो फिर यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है हमें, तो इसके लिए पहले क्या होगा कि कंबाइंड रेशियो निकालना पड़ेगा। कंबाइंड रेशियो अगर नहीं निकालेंगे तो दूसरा तरीका हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या होगा कि हम इस क्वेश्चन को ऑप्शन के थ्रू हम जाएं और ऑप्शन के थ्रू हम जा करके इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ऑप्शन के थ्रू जाने का तरीका हमने पहले भी बताया था कि जो वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है वही वैल्यू ऑप्शन में भी होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर कोई भी चीज़ें उठा लीजिए, जो चीज़ें एक में मिल जाए, जैसे डी इज टू ए एक में है, ई इज टू एफ एक में है, उस तरह से हमने उठा लिया। देखिए यहाँ पर डी इज टू ई इज टू एफ, ऐसा चीज़ें देखिए। डी इज टू ई क्या है, क्वेश्चन में डी इज टू ई दिया हुआ है हमको 3 इज टू, यहाँ से ऐसे लिख लेते हैं, डी इज टू ई इज इक्वल टू दिया हुआ है क्वेश्चन में 3 इज टू 2, यहाँ तक कोई दिक्कत। और क्वेश्चन में भी पूछा है डी इज टू ई, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में ई इज टू डी पूछा है, तो हम ई इज टू डी हम लिख लेते हैं पहले। यहाँ पर डी इज टू ई 3 इज टू 2 है, तो ई इज टू डी हो जाएगा 2 इज टू 3। अब हम ऑप्शन में देख लेंगे कि ई इज टू डी 2 इज टू 3 कौन से ऑप्शन में है, यानी कि इस लास्ट वाले को छोड़ देंगे, तो लास्ट वाला तो ये किसके लिए, एफ के लिए, इसको छोड़ देते हैं। इसके जस्ट पहले वाला देखते हैं कि 2 इज टू 3 किसको फॉलो कर रहा है, क्या ये 2 इज टू 3 है, नहीं है, ऑप्शन नंबर ए कैंसिल। 2 इज टू 3 है, हाँ है, हो सकता है आंसर। ये 2 इज टू 3 है, नहीं है, ऑप्शन नंबर ये सी गलत हो गया। 2 इज टू 3 है क्या, ये भी नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी ही है एकलौता ऑप्शन जिसमें 2 इज टू 3 को फॉलो कर रहा है ई इज टू डी। ठीक है, ये तो था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बिल्कुल बेसिक सा तरीका। अगर इसको हम डिटेल में सॉल्व करेंगे तो डिटेल में कैसे सॉल्व करेंगे, ए बी सी डी ई एफ, ये चीज़ें हमने पहले भी देख रखी है। 2 3 4 5, फिर है डी इज टू एफ, यानी कि 3 2 और 1। ठीक है, ये चीज़ें सॉल्व करनी है, कैसे सॉल्व होगी, सबसे आसान सा तरीका मैंने बताया था, इन सबको क्रॉस में मल्टीप्लाई करते जाइए, ए के साथ ए को। यहाँ पर क्या है कि मीडिएटर देखिए, दोनों में मीडिएटर क्या है, डी है, डी मीडिएटर है, डी ऊपर वाले में 5 है, नीचे वाले में डी 3 है, ये तो गलत हो गया। इन दोनों को इक्वल करना चाहिए पहले हमें, पहले इससे क्या करनी चाहिए, हमें इक्वेट करनी चाहिए। इक्वेट करने का तरीका क्या होता है कि ऊपर वाले में अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इक्वल, अगर नीचे वाले में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्वल। तो ऊपर वाले में 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो देखिए 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, और अब नीचे वाले में 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 दूनी 10 और 5 एका 5, ये चीज़ें हो जाएंगी। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा गया, देखिए उल्टा करके क्वेश्चन पूछ दिया गया है, पहले बी इज टू सी लिखा है यानी 9 इज टू 12 हो जाएगा, फिर उसके बाद ए लिखा गया यानी ए 6 हो जाएगा, फिर उसके बाद लिखा गया ई डी एफ, ई कहाँ पर है 10, और डी क्या है 15, और एफ क्या है 5, तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन में जो हमने निकाला, ये निकाला हमने ए बी सी डी ई और एफ, ये सीरियली निकाला रेशियो, लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा नहीं गया था सीरियली, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली पहले हमने बनाया और उसके बाद फिर आंसर निकाला। ठीक है, तो डिटेल से बनाने की इस क्वेश्चन को कोई आवश्यकता ही नहीं होती है, इस क्वेश्चन को डायरेक्ट हम ऑप्शन के थ्रू जाएंगे और ये क्वेश्चन बिल्कुल 4 से 5 सेकंड में बन जाएगा हार्डली। है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, ए बी सी डी ई all are real numbers and the type that a is to b, b is to c, c is to d, d is to e, ये सारी क्या है चीज़ें इक्वल है। चलिए ये सारी, ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि a बाय बी इक्वल है b बाय सी के, और b बाय सी इक्वल है c बाय डी के, और d बाय ई इक्वल है इन सब के। ठीक है, और इसके बाद क्वेश्चन में दे रखा है कि b इज टू ई की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, यहाँ लिख देता हूँ मैं, b इज टू ई के वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में 64 और अनुपात में 125। इसका मतलब हुआ कि b बटे ई लिखा हुआ है 64 और बटे में 125। देखिए जब हम बेसिक पढ़ रहे थे प्रोपोर्शन का, तो हमने वहाँ पर बताया था कि ये चीज़ें होती है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, जो इसके कॉन्सिक्वेंट टर्म है, पहला रेशियो का जो कॉन्सिक्वेंट टर्म है वो दूसरे रेशियो का
एंटीसीडेंट बन जाता है, एंटीसीडेंट बन गया। यहाँ पर देखिए सी इसका कॉन्सिक्वेंट है और ये इसका यहाँ पर एंटीसीडेंट बन गया। इस तरह से यहाँ पर बी एंड हुआ और बी से दूसरा स्टार्ट हुआ, यहाँ सी से एंड हुआ और दूसरा रेशियो सी से स्टार्ट हो गया। तीसरा रेशियो देखिए डी से एंड हुआ और चौथा रेशियो क्या हुआ, डी से स्टार्ट हो गया। तो ये जो चीज़ें बनती हैं ये चीज़ें कॉन्सिक्वेंट, मतलब ये जो कहलाती है, इस प्रोपोर्शन को हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। ये क्या कहलाती है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। और इसकी जो प्रॉपर्टी है वो देख लेते हैं, प्रोपोर्शन है। इसकी जो प्रॉपर्टी देख लेते हैं पहले। उससे पहले हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसके प्रॉपर्टी के लिए। इन सब के बराबर में जहाँ पर भी हमें इस तरह से बराबर में दिख जाती है, इन सब के बराबर में एक कांस्टेंट टर्म हम मान लेते हैं के। ठीक है, यहाँ से देखिए हमें सबको सॉल्व करिए। देखिए ए इज इक्वल टू हम लिखेंगे बी के, बी इज इक्वल टू हम लिखेंगे यहाँ से सी के, सी इज इक्वल टू हम लिखेंगे यहाँ से डी के, और डी इज इक्वल टू हम यहाँ से लिखेंगे ई के। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में? बिल्कुल आसान सा था। यहाँ पर इक्वेट किया हुआ था और उसके बाद हमने क्या किया, इसको देखिए यहाँ पर ए, यहाँ पर इस ए के बराबर हमने क्या किया, के इंटू बी किया। इसी तरह से जब इस b की वैल्यू निकालनी थी हमें, इस b की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया, इस c को इस k के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। और जब हमें c की वैल्यू निकालनी थी, इस d को इस k के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरह से c की वैल्यू निकल गई। और जब इस d की वैल्यू निकालनी थी, हमने नीचे वाले e के साथ k को मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये देखिए इस d की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करते हैं, इस d की वैल्यू को हम यहाँ ऊपर में पुट करते हैं। तो यहाँ से d की जगह पर हम क्या लिखेंगे, e इंटू के, और एक के पहले से है, इसका मतलब ये वैल्यू हो जाएगा ई के स्क्वायर। ये चीज़ें समझिएगा, ई के स्क्वायर। अब इस सी की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करते हैं ऊपर। इस सी की वैल्यू को ई के स्क्वायर है, इस ई के स्क्वायर को हमने ऊपर पुट किया, एक के पहले से था तो ये बन जाएगा ई के क्यूब। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इस बी की वैल्यू को यहाँ पर ऊपर पुट कीजिएगा। ऊपर में जब हम पुट करेंगे तो इस b की जगह पर हम क्या लिख देंगे, e और k की क्यूब, और एक k तो पहले से था यहाँ पर, इसीलिए ये हो जाएगा k पर पावर 4। ये चीज़ें ध्यान वाली देने वाली बात थी। यही चीज़ें, यही जो कॉन्सेप्ट हुई, यही कॉन्सेप्ट किस चीज़ की होती है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन की, कि a की वैल्यू हो गई e के 4। अब यहाँ से a इज टू ई अगर निकालना पड़ा हमको, a इज टू ई जो होगा वो जो कांस्टेंट टर्म होगा उसका चौथा पावर होगा। अगर यहाँ से हमको b और e का रेशियो निकालना पड़ा तो ये कांस्टेंट टर्म का तीसरा पावर होगा। अगर यहाँ से हमें c और e के बीच का रेशियो निकालना पड़ा तो ये कांस्टेंट टर्म का दूसरा पावर होगा। यही प्रॉपर्टी होती है, ये प्रॉपर्टी जो होती है ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आई। ये क्वेश्चन बिल्कुल इसी क्वेश्चन पर बेस्ड है। इस क्वेश्चन को अब सॉल्व देखिए कैसे करना है। देखिए क्वेश्चन में b इज टू ई दे रखी है, b इज टू ए दे रखा है, कितना है 64/125। अब देखिए हमने यहाँ पर निकाला अभी b इज टू ए हमने जो निकाला वो चीज़ें हमने देखी कि कांस्टेंट टर्म, ये देखिए यहाँ पर हमने निकाला था b इज टू ई ए में हमने देखा कि वो कांस्टेंट टर्म का कौन सा होता है, थर्ड पावर होता है, यानी कि ये किसी चीज़ का थर्ड पावर होगा। अब दिख रहा है हमको कि ये 4 का क्यूब और ये 5 का क्यूब है। इसका मतलब b का वैल्यू 4 और e का वैल्यू 5। ये समझ में आया? आसान सा चीज़ था। ये चीज़ें बस समझने वाली चीज़ें हैं। ये बस अब वैल्यू पुट करनी रही, क्योंकि अभी हमें प्रॉपर्टी तो अभी हमें पता चल गई, और अब सिर्फ और सिर्फ हमें इसमें क्या करनी थी, वैल्यू पुट करनी थी। ठीक है, b इज टू ई जब हमने निकाला था ये कांस्टेंट टर्म का कौन सा पावर था, थर्ड पावर था, तो यहाँ पर हमने लिख दिया। इसका मतलब ये 4/5 निकल करके आ गया b इज टू ई। ये चीज़ें समझ में आई क्या? अब हमें निकालनी क्या है, a इज टू ई। अगर a इज टू ई निकालेंगे तो a इज टू ई निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, कांस्टेंट टर्म का ये चौथा पावर निकालना पड़ेगा हमें। और k की वैल्यू यहाँ से हमें क्या दिखी थी, 4/5। कैसे दिखी k की वैल्यू 4/5, क्योंकि b/e, और जब हम b/e निकालेंगे तो ये k टू द पावर 3 होती है। और देखिए k के साथ हम इसको कंपेयर करेंगे, k पर पावर 3 बराबर है 4/5 पर पावर 3। इसका मतलब k का डायरेक्ट वैल्यू हम क्या लिखेंगे, 4/5। अब अगर हमें a/e निकालनी है तो a/e निकालने के लिए हमें k पर का पावर चौथा निकालना पड़ेगा।
के पर का पावर 4 निकालना है, मतलब 4/5 का पावर 4। ए बाई ई का वैल्यू निकल करके आ जाएगा 4 चौके 16, 16 गुना 16 256 और 25 गुना 25 625। ऑप्शन हो जाएगा इसका बी नंबर आंसर 256/625। अगर गेस करके भी इस क्वेश्चन को अगर बनाया जाता तो भी इस क्वेश्चन का आंसर कोई भी बना देता 256/624। ये गेस तब होता जब यहाँ पर 64/125 दिख जाता कि ये 4 और 5 का क्यूब है, और यहाँ पर से देखो बी के पास से ई लेकर के गया, एक स्टेप 2 स्टेप, और ये तीसरे स्टेप में जब लेकर के गया तो 3 बार क्यूब किया गया, यहाँ से एक बार इसमें फिर एक बार इसमें, और यहाँ पर 3 स्टेप में जब लेकर के गया था तो क्यूब किया था, और ए से अगर लेकर के जाएंगे तो वो चौथा स्टेप बनेगा और चौथा स्टेप में पावर 4 होगा। ठीक है, ये चीज़ें देखने वाली थी। तो इस क्वेश्चन का इस क्वेश्चन में ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टी लगी और उससे ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, a² + b², ये वैल्यू दे रखी है इतनी, और क्वेश्चन में अच्छा रिलेशन पूछा गया। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान सा क्वेश्चन है। a² b² m² + n² और इज इक्वल टू है am + bn का होल स्क्वायर। देखिए आसान सा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिए। a² × m² a² m² a² n² प्लस b² m² प्लस b² n² इज इक्वल टू, अब देखिए a + b का होल स्क्वायर के फॉर्म में इसको तोड़ना है, ये भी आसान है। a² m² प्लस b² n² प्लस 2ab होता है, यानी कि 2am bn। इस चीज़ को हमने ऐसे लिखा। अब देखिए दोनों तरफ कोई चीज़ें कॉमन है, जो चीज़ें कॉमन है वो चीज़ें क्या होंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी। a² m² ये चीज़ें कॉमन है, b² n² b² n² कॉमन है, ये चीज़ें कॉमन थी इसीलिए ये चीज़ें कैंसिल आउट हो गई। अब देखिए इन चीज़ों को सॉल्व करना है, यानी a² n² प्लस b² m² इज इक्वल टू 2am bn। ठीक, यहाँ से एक चीज़ और आएगा, a² n² प्लस b² m² माइनस 2am bn इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा यहाँ पर माइंड को शार्प रखना पड़ेगा। यहाँ पर ये देखिए a² b² और माइनस 2ab बन रहा है, इसका मतलब an माइनस bm का ये होल स्क्वायर है और इज इक्वल टू 0 है। इट मीन्स an इज इक्वल टू bm है। ठीक है, और यहाँ से रिलेशन क्या निकल करके आएगा, देखिए a/m इज इक्वल टू b/n, एक ये रिलेशन निकल करके आएगा। दूसरा रिलेशन निकल करके आएगा a/n a/b इज इक्वल टू m/n। ठीक, ये तीनों यही रिलेशन है मेनली, an इज इक्वल टू bm। इससे हम कोई भी रिलेशन निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। इस क्वेश्चन को करने का जो सही तरीका था यही था, और इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, ABC वितत समानुपात में है, तो ABC इंटू में a + b + c का होल क्यूब अपॉन AB BC CA का होल क्यूब का मान क्या होगा। ठीक है, ये वितत समानुपात क्या है, अभी अभी हम पढ़ करके आए, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है ना। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन को हिंदी में वितत समानुपात कहते हैं। ABC वितत समानुपात में, और वितत समानुपात होने का मतलब होता है A/B एंड B/C, यही तो कहते हैं, इसी को तो वितत समानुपात कहते हैं। वितत समानुपात यानी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, अभी अभी हमने बताया कि a/b इज इक्वल टू b/c इज इक्वल टू c/d इज इक्वल टू d/e, इस तरह से जब चलता रहता है, यानी कि एक b से एंड हुआ, दूसरा b से स्टार्ट हुआ, फिर तीसरा c से एंड हुआ, c से स्टार्ट होगा चौथा, इस तरह से ये चलते रहेगा। ठीक, ये चीज़ें कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में होती है। तो क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है कि a/b इज इक्वल टू b/c है, तो हमें वैल्यू निकालनी है किस चीज़ की, ABC a + b + c के होल क्यूब की, और ओवर है AB BC + CA का होल क्यूब। ठीक है, हमें इस चीज़ की वैल्यू निकालनी है, और हमें दे रखी है वैल्यू कि a/b इज इक्वल टू b/c। यहाँ से हम सॉल्व करें अगर इसको, तो b² इज इक्वल टू क्या है, AC। ये इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट है, ये हर एक जगह काम आता है। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए
AC की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, इन दोनों AC को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम यहाँ पर बी स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, तो हम लिख देते हैं बी क्यूब टोटल, बी स्क्वायर इंटू ये वाली बी, यानी ये बी क्यूब हो गई। अब बी क्यूब को मल्टीप्लाई करना है ए प्लस बी प्लस सी के होल क्यूब से। अब देखिए यहाँ पर भी क्यूब, ये जब सर्ट्स एंड इंडिसेस पढ़ेंगे तो हम वहाँ पर भी देखेंगे इसकी प्रॉपर्टी कि अगर कोई भी चीज़ें ऐसे लिखी हुई हो, ए क्यूब इंटू में बी प्लस वन का होल क्यूब ऐसा लिखा हुआ, तो इसका मतलब हो गया कि ये दोनों चीज़ों को हम ऐसे ए को हम अंदर में ऐसे लेकर के जा सकते हैं और होल कर सकते हैं हम क्यूब, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम, इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पर एक स्टेप बचाने के लिए कि b को हम डायरेक्ट सबके साथ अंदर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर b को अगर हमने सबके साथ यहाँ पर अंदर में मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, ऊपर में होल क्यूब हो जाएगा और ओवर होगा ए बी बी सी और सी ए, और ये भी होल क्यूब है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए ऊपर भी होल क्यूब नीचे भी होल क्यूब, ये चीज़ें कैंसिल आउट भी हो जाएगी, ए बी और प्लस में बी स्क्वायर और प्लस में बी सी और बटे में देखिए क्या है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब देखिए ऊपर में भी यहाँ पर एक बार देखिए बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर की जगह पर हम कौन सा वैल्यू रख सकते हैं, ए सी, तो लिख दीजिए ए बी बी सी और ए सी यानी सी ए, और नीचे में भी है ए बी बी सी और सी ए। ये चीज़ें हो जाएंगी कैंसिल आउट और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी आंसर हो जाएगा इसका 1। ठीक है, ये था इस क्वेश्चन को करने का बिल्कुल बेसिक सा तरीका, आसान तरीका था ये भी, ये चीज़ें ध्यान देने वाली चीज़ें थी। अब देखिए इस क्वेश्चन को एग्जाम में अगर अप्रोच करना है तो एग्जाम में अप्रोच करेंगे तो किस तरीके से अप्रोच कर पाएंगे हम इस क्वेश्चन को, अगर एग्जाम में करना पड़ा हमें तो कैसे आएगा इस क्वेश्चन को करना है। देखिए ए बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी दे रखी है ना, तो हमने बताया था कि अगर इस टाइप का कोई भी चीज़ें दी हुई हो हमें, तो हम एक वैल्यू, कोई भी वैल्यू अज्यूम करते हैं, एक ऐसी वैल्यू अज्यूम करेंगे जो चीज़ें प्रोपोर्शनेट में हो, जो चीज़ें प्रोपोर्शन में हो। प्रोपोर्शन में करने का मतलब यानी 1:2, और देखिए जो चीज़ें यहाँ एंड हुई वही चीज़ें यहाँ आनी चाहिए, यानी 2। जो वैल्यू, जो रेशियो इस साइड में, इस साइड में रेशियो क्या थी 1:2, तो इस साइड में 1:2 आनी चाहिए, यानी कि 2:4 आनी चाहिए। यहाँ से हमें पता चला A:B इक्वल में B:C। यहाँ से देखिए सारी चीज़ों की वैल्यू हमें पता चल गई कि सारी चीज़ों की वैल्यू क्या क्या पुट कर सकते हैं हम। A की वैल्यू अगर 1 है तो B की वैल्यू यहाँ से पता चली हमें 2 है, अगर B की वैल्यू 2 है तो C की वैल्यू भी हमें पता चल गई कि C की वैल्यू यहाँ से कितनी है, 4 है। अब देखिए सब की जगह पर वैल्यू पुट कीजिए, तो ABC की जगह 1 गुना 2 गुना 2 पुट कर दिया, A प्लस बी प्लस सी, 4 2 6 और 1 7, और ऊपर में क्यूब बटे में देख लीजिए क्या है, ए बी बी सी सी ए बी यानी 2, बी सी यानी 2 गुना 4 8, सी ए यानी कि 4। इसका क्या करना है हमें, क्यूब। देखिए यहाँ पर क्या था, ए बी सी मल्टीप्लाई करना था ना, ए 1 बी 2 और सी 4। ऊपर में देखिए क्या लिखा हमने, 8 और गुना में 7 गुना 7 गुना 7, और नीचे में देखिए क्या लिखा हमने, 8 4 12 और 2 14, 14 गुना 14 गुना 14। ये देखिए 7 से 2 बार में, इस 7 से 2 बार में और इस 7 से 2 बार में, ये चीज़ें 2 बार में 2 बार में 2 बार में, यानी 8, यानी कि आंसर क्या हो गया 1। तो इस क्वेश्चन को जब हम एग्जाम में अटैम्प्ट करेंगे तो एग्जाम में हम इसको इसकी जगह पर डायरेक्ट वैल्यू को पुट करेंगे, तब जाकर के ये क्वेश्चन काफ़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगी, तो हमें ज़्यादा इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, एक्सप्रेशन को। ठीक है, तो ये भी आसान सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, एक संख्या की, ये थोड़ा सा लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है। लैंग्वेज वाले क्वेश्चन को अभी हमने रखा हुआ है, ये इस टाइप के जब बेसिक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, तो फिर हम लैंग्वेज वाले क्वेश्चन पर आएंगे आने वाले 1 से 2 सेशन बाद। ठीक है, एक संख्या के 7/8, कोई संख्या है, मान लीजिए पहला संख्या x है, कोई संख्या है, इस संख्या का 7/8, इस संख्या का मीन्स होता है गुना, यानी 7/8 का 3/7 यानी 3/7, इसी का 3/7 एक अन्य संख्या की, कोई अन्य संख्या मान लीजिए y है, दूसरी संख्या का 45%। अब देखिए 45% जब हम लोग परसेंटेज पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा 45% को हम डायरेक्ट कैसे 9/,
20 लिखते हैं। 45% का मतलब हो गया 45/100। इसको कटा दीजिए, 9 पचे 45 और 20 पंचे 100। इसी को डायरेक्ट हमने क्या लिखा, 9/20। तो यहाँ पर लिखा हमने 9/20। 45% के 25% के समान है, फिर 25% मतलब कितना हो जाएगा, 1/4 के समान है। यानी ये दोनों चीज़ें क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। यहाँ से देखिए तो कोई वैल्यू कुछ कट रही क्या, देखिए 8 × 10 80, और क्या कट रहा है, 3 × 3 9, और ये और 7 कट जाएगा। यानी कि x/2 जो y होगा वो वैल्यू हमें पता चल रहा है 3:10। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है तो पहली और दूसरी संख्या के बीच का अनुपात यानी x/y पूछा जा रहा है, तो और x/y क्या हो जाएगा, 3:10। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। आगे देखिएगा, दो राशियों का अनुपात 3:11 यदि उत्तर पद क्या होता है, जो चीज़ें बाद की आने वाली चीज़ें होती है। जैसे बाद की चीज़ें मतलब जो चीज़ें रेशियो के बाद आती है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉन्सिक्वेंट टर्म बोलते हैं। बाद की चीज़ें है ना, उत्तर पद। और जो चीज़ें पूर्व पद होती है, यानी कि जो चीज़ें पहले आती है रेशियो को, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, पूर्ववर्ती बोलते हैं, यानी एंटीसीडेंट बोलते हैं। और उत्तर पद को अनुवर्ती भी बोलते हैं हम लोग। तो बाद में आने वाले टर्म क्या होते हैं, उत्तर पद। अब देखिए, दो राशियों का अनुपात 3:11 है। हमने बताया था कि राशि का अनुपात 3:11 है। इस चीज़ से हमें ये चीज़ें बिल्कुल भी पता नहीं चलती कि उसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। तो अगर नंबर मानना पड़ेगा, ये तो रेशियो के फॉर्म में, अगर नंबर मानना पड़ेगा तो 3x और 11x ये दोनों संख्या हो जाएगी, जो पहली संख्या और दूसरी संख्या होगी। यानी कि ये रेशियो के मतलब ये चीज़ें क्या होगी, पहली टर्म, और ये चीज़ें होगी दूसरी टर्म। ये एंटीसीडेंट होंगी और ये कॉन्सिक्वेंट होगी। ये दूसरी टर्म और ये पहली टर्म। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि उत्तर पद 55 हो, यानी कि ये जो बाद वाली टर्म है ना, ये चीज़ें दे रखी हो कि ये चीज़ें 55 हो, यानी कि 11x की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में कि ये चीज़ें अगर 55 होगी, तो क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है पूर्व पद क्या होगा। तो देखिए, पहले 11x की वैल्यू 55, तो सिर्फ x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 55/11। अगर हमसे पूछा जा रहा है 3x की वैल्यू क्या होगी, तो 3x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 55/11 × 3, यानी 11 × 55 और 5 दिया, हो जाएगा आंसर कितना, 15। यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को करना कैसे ये देखते हैं। अब देखिए, दो राशियों का अनुपात जब 3:11 दे रखा है, हमने बताया था कि रेशियो जो है एग्जैक्ट वैल्यू को नहीं बताता। एग्जैक्ट वैल्यू को तब तक नहीं हम बता सकते जब तक कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन ना दे रखी, एग्जैक्ट वैल्यू ना दे रखी हो। यहाँ पर देखिए, उत्तर पद 55 दे रखा है, यानी कि ये चीज़ें बता रही है कि एग्जैक्ट मान निकाला जा सकता है। हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई, यहाँ पर क्या दे रखी है कि ये 55 है, कौन सा टर्म, जो बाद वाली टर्म है। अब हम क्या कर रहे हैं कि बाद वाली टर्म यहाँ पर हमें रेशियो में 11 दिख रही है। इस 11 का एग्जैक्ट मान कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 55। अब 11 का मान 55 है, क्वेश्चन में 3 का मान पूछा जा रहा है, तो हम सिर्फ ये देखेंगे कि 11 को कितने से गुना किया है, 5 से। 11 × 5 = 55, तो 3 को भी 5 से गुना कर दीजिए, आंसर कितना हो जाएगा, 15। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब देखिए, इसी क्वेश्चन में अगर ऐसा पूछ लिया जाता है, 11 का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 55 दे रखा है, और हमें ये पूछ लेता कि दोनों संख्याओं का सम क्या होगा, तो दोनों संख्याओं का सम देखिए रेशियो में कितना, 11 का वैल्यू रेशियो में 55, दोनों संख्या का सम कितना होता है रेशियो में, 14। तो क्वेश्चन में 14 की वैल्यू पूछ जाती तो कितने होती, तो 14 × 5 = 70। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाता है, 70। देखिए, अभी ऐसे भी निकाला हमने कि पहला टर्म 15 है और दूसरा टर्म क्वेश्चन में ही 55 दे रखी है, तो इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो कितना आता है, 70 आता है। इट मीन्स ये आंसर सही है। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम बिना एक्स वाई को माने हुए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात A/B है। अब हम डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दो संख्याएं हैं जिसका अनुपात दे रखा है A/B। पहली संख्या x है, यानी कि पहली संख्या, इस a की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है कि x है, a की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी x है, तो उन दोनों संख्या का योगफल क्या होगा। दोनों संख्या का योगफल रेशियो में देखिए तो क्या हो रहा है, a+b। अब देखिए, क्वेश्चन में a रेशियो का मान दे रखा है x, a+b का मान पूछा है, तो कैसे निकालेंगे। अगर यूनिटरी मेथड भी लगाएं तो a का वैल्यू x, तो a+b का मान पूछा जा रहा है, तो a+b निकालने के लिए पहले a का मान दिया हुआ है, तो 1 का मान निकालेंगे। 1 का मान निकालते हैं कैसे, x/a, और फिर a+b का निकालना है, तो a+b से हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर a+b × x और अपॉन a। ठीक है, डायरेक्ट भी हम निकाल सकते थे। डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, a की वैल्यू x है तो a+b की डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, तो x और अपॉन में a, इंटू में यही a+b का जिसका मान पूछा जा रहा है, इस चीज़ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, आसान था ये। अगला क्वेश्चन देखिए,
ए बी सी डी का वैल्यू दे रखा है ए सी के पास, ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन। ए बी सी, हमने 3 से 4 क्वेश्चन इसमें लैंग्वेज बेस्ड ले लिए हैं, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है बस। 7 और 5 ये ए बी सी डी के अनुपात हैं। अब कह रहा है ए और सी के पास बी से 4500 रुपये अधिक है। देखिए ए और सी के पास मिला करके बी से 4500 रुपये अधिक है, यानी कि अगर बी का वैल्यू घटा दें हम ए प्लस सी में तो 4500 रुपये बनता है। अगर ये चीज़ें तो एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी है, हमें एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी है, लेकिन इस चीज़ को अगर सिर्फ हम रेशियो में देखें तो क्या होती है, देखिए तो 9 7 16, ए प्लस सी को जोड़ा हमने 16 और बी को अगर घटा दें यानी 16 माइनस 11, इट मीन्स ये कितना 5। इस 5 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 4500 रुपये, एग्जैक्ट मान। क्वेश्चन में अब हमसे पूछा क्या है, देखिए तो बी और सी के पास, बी और सी को मिला दीजिए भाई, बी और सी के पास यानी 11 7 18 के पास ए और डी से कितने रुपये अधिक है, यानी ए और डी से अगर कितने रुपये अधिक है तो 9 और 5 14, कितने रुपये अधिक हो रहे हैं, देखिए तो रेशियो में 4, इस 4 का वैल्यू पूछा जा रहा है। अब आप बताइए 5 का वैल्यू 4500 तो 1 का वैल्यू 900, 4 का वैल्यू कितना 3600 रुपया, तो आंसर ही हो जाएगा इस क्वेश्चन का 3600 रुपये, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आसान था ये भी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ए बी का 4 गुना है, बी सी का 2 गुना है। देखिए ए बी का 4 गुना है, ऐसे डायरेक्ट लिख दें, ए बी का 4 गुना है, बी का 4 गुना तो बी को मान लीजिए 1 और ए क्या है उसका 4 गुना है, तो ये 4 गुना 1 का कितना 4। अब अगला है बी सी का 2 गुना है, सी का 2 गुना मतलब सी को अगर 1 मानेंगे तो बी कितना हो जाएगा 2। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को तो हमने पहले भी कर रखा है, यहाँ से ए बी और सी का कंबाइंड रेशियो निकाल लेंगे, या तो ऑप्शन से ही देख लेंगे कि ए इज टू बी किस में है 4:1। देखिए तो 4:1 दिख नहीं रहा है, 4:1 दिख नहीं रहा है, नहीं दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगर कंबाइंड भी निकालेंगे तो ऐसे निकल करके आ जाएगा 8:2:1। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, है ना, राइट। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि a प्लस बी इज टू रूट अंडर ए बी इज इक्वल टू 4:1, जिसमें a इज ग्रेटर देन b इज ग्रेटर देन 0 है, तो a इज टू b का मान निकालना है। ठीक है, आज के सेशन का ये सबसे बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है, इससे अच्छा क्वेश्चन आज के सेशन में तो कोई नहीं दिखा। हाँ, सारे क्वेश्चन आज के अच्छे थे, बट ये क्वेश्चन अलग ही लेवल का है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हम देखेंगे a प्लस बी और अपॉन में अंडर रूट ऑफ ए बी इज इक्वल टू हमें दे रखा है 4/1। देखिए यहाँ पर a और b दिख रहा है और अंदर में अंडर रूट ऑफ ए बी दिख रहा है। इस चीज़ को देखने से हमें कुछ चीज़ें लग रही है कि ये किसी न किसी फॉर्मूले पर बेस्ड है। फॉर्मूला कौन सा हो सकता है, एक बार फॉर्मूला मैं साइड में लिखता हूँ, ध्यान दीजिएगा, कंपेयर करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर मैं यहाँ पर अंडर रूट ऑफ a अंडर रूट ऑफ b इसका होल स्क्वायर निकालूँ तो यहाँ पर ये हो जाएगा a प्लस b प्लस ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ ए बी। अब देखिए यही वाला फॉर्मूला जो नीचे वाला फॉर्मूला है, नीचे वाले फॉर्मूले से कुछ रिलेटेड दिख रहा है क्या, ये यहाँ पर a है b है अंडर रूट ऑफ ए बी है, बस सिर्फ यहाँ पर 2 की कमी है, तो 2 की कमी है तो 2 की कमी को कौन पूरा करेगा, 2 की कमी को कौन पूरा करेगा, तो 2 को यहाँ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 को एक साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो नहीं, अच्छी बात नहीं, तो दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। दोनों साइड मल्टीप्लाई किया हमने, तो ये सॉल्व अब करते हैं कैसे, a प्लस बी अपॉन में ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ ए बी इज इक्वल टू 2/1। अब हमने पहले सेशन में हमने पढ़ा था कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, सी एंड डी रूल, है ना। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल में क्या था कि अगर a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी है तो हम इसको लिख सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी और अपॉन में सी माइनस डी। क्या यही लिख सकते हैं? तो इसी चीज़ को यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। कैसे, देखिए हमने ये लिखा, ये a है और ये नीचे b है, तो हम इसको लिखेंगे a प्लस बी प्लस में ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ ए बी अपॉन में लिखेंगे a प्लस बी माइनस में ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ ए बी और इज इक्वल टू, अब एक साइड किया तो दूसरे साइड भी करना पड़ेगा, दूसरे साइड भी कर देते हैं 2 + 1 और 2 - 1। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसको जब हम आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमें दिखता है
कि ये a प्लस बी का अंडर रूट ऑफ ए प्लस अंडर रूट ऑफ बी का होल स्क्वायर है, ठीक है, अंडर रूट ऑफ ए और प्लस अंडर रूट ऑफ बी का होल स्क्वायर है। नीचे वाले में भी सेम चीज़ दिखती है, अंडर रूट ऑफ ए और अंडर रूट ऑफ बी, इन दोनों के माइनस का ये होल स्क्वायर है, और यहाँ पर 3:1 दिख रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत समझ में आई? अब देखिए इसी चीज़ से अगर यहाँ पर स्क्वायर को हटाएंगे, अगर हम इस यहाँ से स्क्वायर को हटाएंगे, इस स्क्वायर को हटा दें, एक साइड से अगर स्क्वायर को हटाए तो ये दूसरे साइड जा करके क्या चीज़ें हो जाएगी, अंडर रूट हो जाएगी क्या? देखिए इस साइड से स्क्वायर को हटाया तो दूसरे साइड में क्या डाला हमने, अंडर रूट। एक बार यहाँ से वापस से CND यूज करना है, एक बार CND वापस से यूज़ करेंगे। CND क्यों यूज़ करेंगे ये देखिए, यहाँ पर अंडर रूट ऑफ बी प्लस में है, यहाँ पर अंडर रूट ऑफ बी माइनस में, सेम चीज़ें दे रखी है, इसीलिए ये चीज़ें डायरेक्ट हम लिखने के लिए भी जान सकते हैं। देखिए डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, अगर अंडर रूट ऑफ ए प्लस बी यहाँ से अगर हम डायरेक्ट लिखेंगे, इस चीज़ से इसको कंपेयर कीजिए, इस वाले से कंपेयर करिए। अगर ए प्लस बी और ए माइनस बी इस तरह से लिखा हो तो इसको हम डायरेक्ट क्या लिखते हैं, ए बाय बी लिखते हैं क्या? तो डायरेक्ट लिख दीजिए ना, ए बाय बी, अंडर रूट ऑफ ए बाय अंडर रूट ऑफ बी इज इक्वल टू, एक साइड लिखा तो दूसरे साइड भी लिखना पड़ेगा। दूसरे साइड क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 3 प्लस अंडर रूट ऑफ 1, यानी कि 1 डायरेक्ट लिख देते हैं, अंडर रूट ऑफ 3 और -1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अंडर रूट ऑफ ए है, इसको स्क्वायर करते हैं दोनों तरफ, तो ए सॉरी अंडर रूट ऑफ ए है ना, तो ए बाय बी, और दोनों तरफ स्क्वायर कीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये 3 और 1 4 प्लस 2 रूट अंडर ऑफ 3, और बटे में लिखेंगे 4 माइनस 2 अंडर रूट ऑफ 3, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 3, और बटे में देखिए 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 3। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 3 बटे 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 3, यानी इस चीज़ का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये इस क्वेश्चन को करने का बेसिक मेथड था, जिस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल था, आसान तो नहीं कहेंगे, लेकिन जब कॉन्सेप्ट पता हो तो बिल्कुल आसान था, कोई डाउट नहीं इस क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन को अगर एग्ज़ाम में सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, एक बार वो भी देख लेते हैं इसी के साथ। ऐसे तो जब आप ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तब ज़्यादा बेहतर समझ में आएगी ये चीज़ें कि ये चीज़ें कैसे हुई। थोड़ा सा गेस कीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा शार्पनेस का यूज कीजिएगा। यहाँ देखिए a इज ग्रेटर देन b इज ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ है, यानी a b से बड़ा है। ये चीज़ें क्वेश्चन में दे रखी है कि a b से बड़ा है, यानी a का वैल्यू जो है वो b से बड़ा है। अब a से b के वैल्यू बड़ा है तो ये इस ऑप्शन को देखिए, ये वैल्यू जो a है ये b से छोटा दिख रहा है, यानी ये ऑप्शन तो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इस ऑप्शन में भी देख लीजिए ये वैल्यू जो है ये वैल्यू छोटा दिख रहा है, ये वैल्यू बड़ा है, ये वैल्यू छोटा है, यानी ये ऑप्शन भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि a इज टू b पूछा जा रहा है। अब बचा हमारे पास ये 2 ऑप्शन। अब इस 2 ऑप्शन को हम कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, देखिए a प्लस बी और अपॉन में अंडर रूट ऑफ ए बी, ये दिया हुआ है 4:1, यही दिया हुआ है ना क्वेश्चन में। ये देखिए इसी क्वेश्चन में यही चीज़ें तो दे रखी हैं। अब यहाँ से अगर हम a की जगह पर इस वैल्यू को पुट करते हैं 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 3, और b की जगह पर भी हम 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 3 को पुट करते हैं, और बटे में देखिए अंडर रूट में यहाँ पर हमने पुट किया 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 3, और यहाँ पर हमने पुट किया 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 3। तो ये कौन सा वैल्यू देना चाहिए, अगर 4/1 दे रहा है तो ये वैल्यू सेटिस्फाई कर जाएगी। अब रूट अंडर 3 कैंसिल, यहाँ पर बचा 4, और अंडर रूट में देखिए यहाँ पर जो बटे में था ये a प्लस बी और a माइनस बी को बता रहा है, यानी a प्लस बी इंटू a माइनस बी हम जानते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो 2 का स्क्वायर और माइनस अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 3, यानी 4 माइनस 3 कितना 1, यानी ये भी देखिए दोनों साइड 4/1, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या कर रहा है, इस चीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है। इस हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। तो ये इस क्वेश्चन को एग्जाम में अटेम्प्ट करने का तरीका था। इसमें हम पहले 2 ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे, फिर उसके बाद आने वाले 2 ऑप्शन में चेक करेंगे। चेक कैसे करेंगे, तो वैल्यू एक बार पुट करके चेक करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को करने का ये बेस्ट अप्रोच था। इस तरह से ये सेशन कंप्लीट हुआ यहाँ पर आज। आने वाले सेशन में 3 से 4 क्वेश्चन इस टाइप के और बचे हुए होंगे, जिसमें लैंग्वेज बेस्ड जो ना हो बट बेहतरीन सब क्वेश्चन होंगे। इस सेशन में भी हमने देखा कि काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, जो अभी तक के क्वेश्चन हार्ड क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन हमने अभी तक डिस्कस कर लिए।
अब आने वाले सेशन में हम प्रोपोर्शन से एक बार स्टार्ट करेंगे, प्रोपोर्शन की एक बार बेसिक आइडेंटिटीज वगैरह जो इसके प्रॉपर्टीज थे वो भी देख लेंगे, एक बार वापस से रिवीजन कर लेंगे, और उसके जो क्वेश्चन थे बेसिक क्वेश्चन वो सारी चीज़ें देख लेंगे। मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, फोर्थ प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं, तो वो आने वाले सेशन में ही हम लोग देख लेंगे। तब तक के लिए इस सेशन को वापस से देखिए, रिवाइज कीजिए। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।